and welcome to this press briefing by Health Ministry. I know all of you really wait for this to brief us on the latest on COVID cases, vaccine issues and other related issues. Today we have Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji and Dr. V.K. Paul, Member Health from NITI Aayog. As you know maybe more than me because you people are attending it on regular basis. First there will be a presentation by Rajesh Bhushan ji. It will be followed by remarks of Dr. Balram Bhargav ji. And after that Dr. Paul will give an overview. And then we will take the few questions. And before I request Secretary Health, as per our protocol of any PC, kindly keep your mobiles in a silent mode so that there is no disturbance. Thank you. Over to you, sir. नमस्कार। देश में कोविड के केसेस की स्थिति को ये ग्राफ दर्शाता है। आप ये देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में 47,000 के लगभग केस रिपोर्ट हुए हैं। ये कुछ बढ़ोतरी है केसेस में और ये बढ़ोतरी 2 राज्यों के केसेस बढ़ने की वजह से हुई है। उस पर हम आगे आपको जानकारी देंगे। हमने यहाँ पर यह भी बताया है कि जो 69% केसेस हैं पिछले सप्ताह देश भर में जो रिपोर्ट हुए वो एक राज्य केरल से रिपोर्ट हुए। हालांकि ये जो दूसरे सर्ज को ये ग्राफ दिखाता है जो कि 7 मई को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा था, जबकि 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, वो लगातार घट रहा है। लेकिन अभी भी जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई। वी हैव नॉट सीन द कंक्लूजन of the second surge in the country. So that is something that we must keep in mind always, and once we keep that in mind then certain things follow. एक बार जब अपने दिल और दिमाग में हम इस बात को बैठा के रखते हैं कि दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई, तो ये फिर आवश्यक हो जाता है कि कोविड के अनुरूप हमारा आचार और व्यवहार हो और वैक्सीनेशन के प्रति यदि कुछ वर्गों में, कुछ व्यक्तियों में हेजिटेशन है तो वो दूर करने का प्रयास हो, क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जा रही है और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। तो जहां एक और वैक्सीनेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन किया जाना चाहिए। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि सर्ज में गिरावट ज़रूर है और लगातार गिरावट है। जो सप्ताह 1 जून को समाप्त हुआ था उस समय देश भर में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ प्रतिदिन 100 से अधिक केस रिपोर्ट होते थे। लेकिन 1 जुलाई के सप्ताह में ये संख्या घटकर 107 जिले तक रह गई और 30 अगस्त का जो सप्ताह है उसमें ये संख्या और घट गई और 42 जिले ही ऐसे हैं, 42 districts which are reporting more than 100 cases on a daily basis. So from 279 districts that were reporting 100 cases on a daily basis in June 2021, the number has come down to 42 districts that are reporting more than 100 cases on a daily basis on 30th of August 2021. तो जिले जहाँ की अधिक केस रिपोर्ट हो रहे थे उनकी संख्या में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी 42 जिले ऐसे हैं जहाँ 100 से अधिक केस प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं। ये हमारे देश का एक्टिव केसेस का और रिकवरीज का ट्रेंड है। ऊपर का जो ग्राफ है वो एक्टिव केसेस का है। आप देखेंगे कि वो लगातार गिरावट दिखा रहा है और जो क्यूमुलेटिव जो प्रोग्रेसिव रिकवरी है
वो लगातार बढ़ रही है। इस समय 97.5% रिकवरी की दर है। ये भारतवर्ष के नक्शे पर, के मानचित्र पर हम आपको वो राज्य दिखा रहे हैं जहां आज 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस है। ऐसा एक राज्य है, वो है केरल। 4 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, उनकी भी हमने जानकारी आपको दी है। वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और बाकी जो बचे हुए 31 राज्य हैं उनमें 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। प्रत्येक राज्य में देश के कुल एक्टिव केसेस के कितने प्रतिशत एक्टिव केस हैं वो भी हमने इसमें दिखाया है। अब अगर साप्ताहिक पॉजिटिविटी को देखें तो आप ये पाएंगे कि अप्रैल और मई के दौरान पॉजिटिविटी देश में सबसे अधिक थी। 21% से अधिक पॉजिटिविटी हो गई थी उस समय, जो हमने लाल बार से दिखाया है। द रेड बार डिनोट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन द कंट्री विच वाज इन द वीक ऑफ 29 अप्रैल टू 5 मई। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार पॉजिटिविटी घटी है और जुलाई अगस्त के वीक में 29 जुलाई से 4 अगस्त के वीक में वो घटकर 2% से कम हो गई थी और अभी वो 2.62% है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 10वां सप्ताह है, 9वां सप्ताह है इनफैक्ट, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम देश भर में रही है। ये वो ज़िले हैं जहां 10% से अधिक पॉजिटिविटी है। ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहले हमने आपको वो ज़िले दिखाए थे जो एक दिन में 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट करते हैं। अब हम आपको वो ज़िले दिखा रहे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी अभी भी 10% से ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ये ज़िले केरल में हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में हैं। ये वो ज़िले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी। ऐसे 38 ज़िले हैं। 38 districts in the country are reporting a weekly positivity that is between 5% and 10%. Why are we highlighting this? Because WHO says that if your positivity rate is less than 5% and if you are testing 140 people per 10 lakh population on a daily basis, then you can say that the things are under control. तो इसलिए ज़रूरी है कि राज्य अपने स्तर पर भी उन ज़िलों की समीक्षा करें, मॉनिटरिंग करें जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जहां 10% से ज़्यादा है वहां तो तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है और ये परामर्श हम समय समय पर राज्यों को देते रहते हैं। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देश में आज सुबह तक 50 करोड़ 97 लाख पहली डोजेज दी जा चुकी थी, 15 करोड़ 32 लाख दूसरी डोज दी जा चुकी थी। तो यानी देश की वयस्क आबादी का 54% ऐसा है जिन्होंने एक ना एक डोज प्राप्त कर ली है और देश की वयस्क आबादी का 16% भाग ऐसा है जिन्होंने दोनों डोजेस प्राप्त कर ली हैं। 16% of the total adult population of this country has been fully vaccinated. 54% of the total adult population of this country has received at least one shot. और आप सहमत होंगे अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये लगभग 66 करोड़ की संख्या हो जाती है। 66 करोड़ की जनसंख्या अनेक देशों की मिलाकर होती है जिसको हमने अब तक वैक्सीनेट किया है। अब अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें तो 99% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज लग गई है, 84% को दूसरी डोज लग गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें तो 100% को पहली डोज लग गई है और 80% को दूसरा टीका भी मिल गया है। और 18 बरस से ऊपर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, 54% को पहली डोज और 16% को दोनों डोज। तो ये जो अंतिम बार मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स सम्मिलित हैं।
अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कौन से राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन में। वो ये हैं, 3 राज्य ऐसे हैं और संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने अपनी वयस्क आबादी के 100% लोगों को पहली डोज दे दी है। वो हैं सिक्किम, दादरा और नगर हवेली और हिमाचल प्रदेश। So there are 3 states, Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal Pradesh, which have administered the first dose of COVID vaccination to 100% of their 18 plus population. सिक्किम ने 36% को दूसरी डोज भी दे दी है, दादरा और नागर हवेली ने 18% को और हिमाचल प्रदेश ने 32% को दूसरा डोज भी दिया है। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कि 85% से अधिक आबादी को पहली डोज दे दी है। वो हैं मिज़ोरम, 85% ऑफ द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन हैज़ बीन गिवन एट लीस्ट 1 शॉट, लक्षद्वीप 88%, दमन एंड दीव 88%, लद्दाख 88% एंड त्रिपुरा 89%। हमने आपको इन राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में जो दूसरे डोज का प्रतिशत है वो भी दिखाया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगस्त के महीने में, बाकी आंकड़े पुराने हैं, आप उससे अवगत हैं, अगस्त के महीने में हमने 18 करोड़ 38 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। 18 करोड़ 38 lakh doses were administered in the month of August 2021 alone, and the cumulative number, the average dose administered, cumulative numbers I have already shared with you. The average dose per day which was administered in August is 59.29, यानी 59 लाख डोज हमने औसतन प्रतिदिन अगस्त के महीने में लगाई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, अगर आप अगस्त के अंतिम सप्ताह को देखें तो आप ये पाएंगे कि हमने अंतिम सप्ताह में प्रतिदिन 80 लाख से ज़्यादा डोजेज लगाई। द एवरेज डेली वैक्सीनेशन in the last 7 days of August 2021 is 80,27,000 per day. So that's a huge achievement and would not have been made possible without the very effective and optimal participation of all our healthcare workers, all state governments and all UT administrations. So that is a significant achievement. दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ वो ये कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 दिन ऐसे आए, 27 अगस्त और 31 अगस्त, जबकि हमने 1 करोड़ 3 लाख डोज 27 अगस्त को और 1 करोड़ 33 लाख डोज 31 अगस्त को देश भर में लगाए। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये दिखाता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, जब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है तो उपलब्धियां इससे भी अधिक हो सकती हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि इन सब उपलब्धियों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी दूसरी सर्ज जो कोविड की है वो समाप्त नहीं हुई है। द सेकेंड सर्ज ऑफ कोविड हैज़ नॉट कंक्लूडेड, सो देयरफॉर वी हैव टू बी ऑन गार्ड, वी हैव टू अडॉप्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। Thank you. Thank you. As has already been shared, that there are still 39 districts with more than 10% positivity and 38 districts which are between 5 and 10% positivity. So we are still dealing with this problem in a big way. And I have just 4 points to make. We know that the vaccines prevent severe disease and death. Therefore, it is absolutely essential to wear a mask even after vaccination. That is my first point. The second point I want to emphasize is that mass gatherings should be discouraged.
particularly in the upcoming festival season. So mass gatherings, and I think Dr. Paul will be talking about it more, should clearly be discouraged because we are still having few districts which are having the problem. And the third point I want to emphasize is that full vaccination should be a prerequisite if it is absolutely essential or it becomes critical to have a gathering of some people, then they should be fully vaccinated to be together. So I think these are the important points. The last point is that the rate of vaccination has been steadily increasing, and we are steadily moving in a robust manner, and the Health Secretary has already talked about it, that 54%, that is more than half of the adult population of India, has received the first dose. Thank you. Thank you very much. I think at the juncture where we are today in regard to the pandemic situation, the key message that we all wish to convey with humility is that we have to be careful. We have to be careful particularly in the context of the festival season that is coming up. The change in weather would mean more mixing may happen. And therefore a very strong plea to all of us that even as we accelerate uptake of the vaccination program, we embrace the vaccines, we have everybody becoming part of the vaccinated population, our precautions must continue and get intensified. मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए भी और इंतज़ार करना होगा। इस बार भी ये त्यौहार गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, ईद है, जो त्यौहार आएंगे हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे। हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे, हम बाज़ारों में शॉपिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे, भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। ये जितना कंट्रोल भी दिख रहा है अभी तक का, एक तरह से सोचा जाए तो, हालांकि दूसरी सर्च अभी चली हुई है और 47,000 आधा फर्स्ट वेव का आधा नंबर है देखा जाए, लेकिन जो भी है जो स्टेबलाइज हुआ है, बहुत सारे देशों के हिस्से बचे हुए हैं। ये जो संजोया है ये हम सबसे छिन सकता है, और इसमें जो एक्स फैक्टर है वो वायरस की बिहेवियर की बात है। वायरस म्यूटेट करे जाए अगर, तो सारी व्यवस्था को वो हिला सकते हैं, ये हमने देखा दूसरी सर्च में। और वो एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर की कोई कंट्रोल, सिस्टमेटिक कंट्रोल, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी कोई नहीं है। और जब तक वायरस का बिहेवियर समझ आता है, काफ़ी टाइम पहले ही निकल जाता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। और सरकार की तरफ से आज विनती करेंगे कि त्योहारों की तैयारी में अपनी तैयारी, अपने आप को बचाने की तैयारी ज़रूर रहे, और उसमें मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बाहर नहीं फालतू में आना, भीड़ नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को अपनाना, और जो भाई बहन वैक्सीनेशन अभी नहीं ले रहे हैं, नहीं लिया है, उनसे विनती है कि वो वैक्सीनेशन को अपनाएं। हम सब की ड्यूटी है कि उनको वैक्सीनेशन मिले, ये हम संभव करें, आसान करें। अवेयरनेस पहला स्टेप है कि पता है कि मुझे वैक्सीन लेना है, और वो अवेयरनेस में आप आगे पहुंचाएं, इसमें आपका बहुत बहुत रोल है। प्लीज़ इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया में, हर गांव में, हर बस्ती में प्लीज़ इस बात को पहुंचाइए। शहरों में भी उस जगह पहुंचाइए ये जहां इंफॉर्मेशन नहीं मिली हुई। लेकिन उसके बाद हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि जिसने वैक्सीन लेने की इच्छा जाहिर करी है, तैयार है, उनको हम आसान करें, उनको हम व्यवस्था से जोड़ें, और सरकार की तरफ से आगे तक पुश जो है वैक्सीन की रूरल हार्टलैंड में, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है।
उत्तर प्रदेश ने एक दिन 30 लाख वैक्सीन करके दिखाए, और भी प्रदेशों ने अपने अपने रिकॉर्ड बनाए। उससे सिद्ध होता है कि रीच बहुत डीप है, लेकिन उसके भी बाद नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। उसमें आप संभव करने में प्लीज़ मदद करिए और उनको सिस्टम के साथ जोड़िए। जैसा कि कहा गया, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है, और इस मौके का हमें इस्तेमाल करना है कि हम इस महामारी को पीछे की तरफ धकेल सकें। इसके अलावा खास रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि प्रेग्नेंट विमेन का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और तेज़ गति से आगे आए। लगता है कि उतने लोग नहीं जुड़ पाए हैं जितने कि जुड़ने चाहिए। ये मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है, उनकी अपनी सेहत के लिए, उनके बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है कॉम्प्लिकेशंस का। और इस सिचुएशन में जब बहुत सारे हिस्सों में सिचुएशन अंडर कंट्रोल दिखाई देती है, हम जितने से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं जो हैं इस टाइम पे, उनको हम वैक्सीनेट कर सकें तो अच्छा होगा। थर्डली, एक फोकस लाना चाहेंगे दोबारा कि सेकेंड डोज लगनी चाहिए। एक डोज लगा चुके हैं और पीरियड पूरा हो गया है सेकेंड डोज का, बारी अगर आपकी सेकेंड डोज की आ गई है, आपको मैसेज भी मिला है, तो प्लीज़ अपनी सेकेंड डोज लीजिए। पूरी प्रोटेक्शन के लिए सेकेंड डोज लेना बहुत ज़रूरी है। ये हम यहाँ से आंकड़ों के द्वारा भी बता चुके हैं कि दूसरी डोज लगने से जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो एक डोज लगने से बहुत ऊपर है। आपकी गारंटी, पूरी गारंटी जितना वैक्सीन दे सकता है सेकेंड डोज का ही होता है। सरकार की तरफ से इसके एफर्ट भी किए जा रहे हैं, सरकारों को बताया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है, लेकिन इसको आप एक मुहिम की तरह भी कहें कि भाई दूसरी डोज आपकी ड्यू है तो प्लीज़ लीजिए, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि जब आप पूरी डोज से प्रोटेक्टेड होते हैं तो आपके द्वारा संक्रमण आगे बढ़ने में वायरस को कठिनाई होती है। तो सेकेंड डोज के लिए प्रेरित करिए, तैयारी करिए। लास्ट में सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से जो प्रदेश 100% की अचीवमेंट दिखा चुके हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली, हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो इसके रोल मॉडल बने, इन्होंने करके दिखाया और ये बात आगे भी बढ़े, प्रेरित होके 100% कवरेज हमारी पंचायत में हो, हमारी बस्ती में हो, हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो, हमारे शहर में हो, इसकी पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। Thank you, sir. We can take some questions now. Number 2. सर, नितेंदु, डीडी न्यूज़ से। साउथ अफ्रीका में एक म्यूटेशन हुआ है, नए वायरस का पता चला है, म्यूटेट वायरस का, उसके प्रसार कई कंट्री में हुआ है। तो भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि देश के अंदर वो म्यूटेशन वाले वायरस ना आ सके, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का उत्तर तो मैं दे देता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल के दृष्टिकोण से हम क्या कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा साइंस का है कि कोई भी जब म्यूटेशन होता है तो भारत सरकार की क्या व्यवस्था है, वो डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव देना चाहेंगे। आप लोगों को याद होगा कि फरवरी 2021 में पहली बार हमने बहुत ही विस्तार से गाइडलाइंस जारी की थी कि जो विदेशों से भारत की यात्रा कर रहे लोग हैं तो उनके साथ किस प्रकार की टेस्टिंग और किस प्रकार का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। तो ये जो फरवरी 2021 की चिट्ठी थी जिसको हमने राज्यों के साथ शेयर किया और वहाँ फिर ट्रेनिंग हुई, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो विभिन्न राज्यों में हैं, तो उसमें देशों को दो कैटेगरीज़ में बांटा गया था। एक कैटेगरी में थे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप और मिडल ईस्ट। इस कैटेगरी के देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हमने ये कहा था कि चलने से पहले, बिफोर एम्बार्किंग ऑन द फ्लाइट, उनके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, और जब वो हमारे देश के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो फिर से उनको एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा, सैंपल देना होगा। सैंपल देने के बाद वो अपने अपने निवास स्थान पर जा सकते हैं।
और सैंपल का रिज़ल्ट जब आ जाता है तो उसके आधार पर यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो भी फॉलोअप कार्रवाई हमें करनी होगी वो हम करेंगे। वो आइसोलेशन, क्वारंटाइन या हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित हो सकती है। अन्य देशों के जो ट्रैवलर्स थे, इन 3 कैटेगरीज़ को छोड़कर उनके लिए हमने कहा था कि जहाज़ में चढ़ने से पहले बिफोर एम्बार्किंग ऑन द फ्लाइट they must have a RT-PCR test, and once they touch down and disembark at an international airport in India, then they need not be subjected to any RT-PCR test, they can straight away go home. अभी हमने 31 अगस्त को इस आदेश में संशोधन करके इसका जो पार्ट बी था, जिसमें कि यूके, यूरोप और मिडल ईस्ट शामिल थे, उसमें कुछ और देश शामिल किए हैं। ये देश हैं साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे। यानी अब यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स को न केवल नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करवा के ही फ्लाइट पर चढ़ना होगा, बल्कि भारत में आने के बाद हवाई अड्डे पर उन्हें फिर से RT-PCR टेस्ट कराने होंगे और उसके रिज़ल्ट के आधार पर हमें जो भी क्वारंटाइन, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की कार्रवाई करनी होगी वो हम करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसकी जानकारी सभी राज्यों को दे दी गई है, क्योंकि ये 31 अगस्त को आदेश निकाला गया था। और राज्यों में जो हवाई अड्डे हैं वहाँ जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस होते हैं उनको भी ये जानकारी दे दी गई है और ये प्रक्रिया अब प्रभावी हो गई है, लागू हो गई है। और इसको ये जो नए म्यूटेंट जानकारी में आ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। अब म्यूटेंट्स की ट्रेसिंग, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग और उस जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर किस प्रकार के पब्लिक हेल्थ एक्शन लिए जाने चाहिए, उस पर डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। आपका जो सवाल था, ये जो म्यूटेंट के बारे में जो साउथ अमेरिका में कोलंबिया में पाया गया है, तो उसमें ये है कि कोलंबिया की आबादी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 करोड़ के करीब आबादी है, मगर ये म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अभी कहा गया है और इसको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और WHO भी क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इसमें ऐसा भी नहीं देखा गया कि सीरियस डिजीज़ हो रही है या रैपिड स्प्रेड हो रहा है, मगर समय बताएगा थोड़ा सा, इसमें अभी कुछ कहना मुश्किल है। और जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। इसमें ये बात कहना चाहेंगे कि म्यूटेंट्स का रिस्क रहेगा आगे तक। म्यूटेंट्स जो भी हों, जो टूल्स हैं हमारे पास टेस्टिंग का, ट्रैकिंग का, टीका का, क्लिनिकल प्रिपेयरनेस, हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस का और कोविड से बचने के बिहेवियर का, ये टूल्स हमारे हाथों में हैं और इनको दृढ़ निश्चय से पूरी तरह से हमें इस्तेमाल करना है हर म्यूटेंट के लिए। साथ साथ हमारी जिम्मेवारी ये रहती है कि उस म्यूटेंट के जो नेचर है, बिहेवियर है, असर है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, चाहे सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ की बात है, चाहे ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है या वैक्सीन के ऊपर कोई असर पड़ता है, ये हम सिस्टमेटिकली समझें और अपनी लेबॉरेटरीज़ में अपने डेटा के ऊपर हम उसके ऊपर सजग हों। उसके बारे में आपको मालूम है कि इंसाकॉग इनिशिएटिव के द्वारा 270 के लगभग सेंटिनल साइट्स हैं, 30 के ऊपर लेबॉरेटरीज़ हैं, ह्यूज कैपेसिटी है। तो वो कार्यक्रम बहुत सुदृढ़ हुआ है विद टाइम और वो काफ़ी हमारे पास वो रडार स्क्रीन की तरह एक पूरी नज़र रखी हुई है और उसको हम इस्तेमाल करते हुए इस एस्पेक्ट को लुक आफ्टर करेंगे। स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की जो स्क्रीनिंग है जेनेटिक सीक्वेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक सीक्वेंस रिलेटेड सर्वेलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट एंड प्रोटोकॉल एंड पिलर ऑफ आवर अप्रोच थ्रू इंसाकॉग।
नंबर 70. सहाय सर, दिस है हर्षा फ्रॉम टाइम्स नाउ नव भारत। सर, राजेश भूषण सर आपसे सवाल है। सर, वर्ल्ड का डेटा है वैक्सीनेशन का, जो पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड हुई है अभी तक। सर, इंडिया का डेटा है 10.6%, जबकि इजराइल का है 62.4%। सर, अपोजिशन का क्लेम है कि जो डाटा मिनिस्ट्री दिखा रहा है और सरकार बोल रही है वो पूरी तरह से फेक है। सर, अपोजिशन का ऐसा क्लेम है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि किसका क्या क्लेम है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। हमारा जो डाटा है वो पब्लिक डोमेन में है और वो डाटा राज्यों के अपलोडिंग के आधार पर है, और राज्यों के पास ये जो 66 करोड़ 40 लाख डोजेज़ एडमिनिस्टर हुई हैं उसकी लाइन लिस्टिंग मौजूद है। ये महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी राज्य से ये पूछें कि आपने आज 30 लाख लोगों को टीका लगाया तो उनके नाम बताइए, तो वो नाम के साथ है। दैट इज़ नोन एज लाइन लिस्टिंग। तो एक तथ्य तो ये हुआ। दूसरा तथ्य ये है कि हम अन्य देशों से अपनी तुलना नहीं करते, करनी भी नहीं चाहिए। हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारी चुनौतियां बड़ी हैं। हम अपनी तुलना ऐसे देशों से क्यों करें जिनकी आबादी 70 लाख से कम है? हम अपनी तुलना इन देशों से क्यों करें जिनकी आबादी 6 करोड़ से कम है? हम तो 66 करोड़ 40 लाख डोज दे चुके हैं। और मैंने आपके सामने निवेदन किया कि उतनी संख्या तो अनेक देशों की जनसंख्या को मिलाकर होती है। तो इसलिए हमें तो आगे देखना चाहिए कि कुल प्रोजेक्टेड जनसंख्या 18 बरस से ऊपर के लोगों की हमारे देश में 94 से 95 करोड़ मानी जाती है। आप लोगों ने भी अपने अपने समाचार पत्रों में या टीवी चैनल्स में या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पोर्टल्स में ये रिपोर्ट किया है। तो हमें तो उस लक्ष्य को देखना है और ये देखना है कि जल्दी से जल्दी एक सेफ तरीके से हम कैसे उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। नंबर 22. सर, मेरा सवाल यह है कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की क्या स्थिति है, कितने केसेस हैं और कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है अभी तक? डेल्टा प्लस को आइसोलेट करे हुए काफ़ी हफ्ते बल्कि कई महीने हो गए हैं। शुरू में करीबन बहुत कुछ केसेस पाए गए थे पहले महीने में, कोई 60-70 के करीब। अब करीबन 300 के करीब केसेस हैं डेल्टा प्लस के। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि डेल्टा प्लस वायरस भी आइसोलेट किया जा चुका है और डेल्टा प्लस वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन की एफिकेसी टेस्ट हो चुकी है और पाई गई है कि टेस्ट काम कर रही है। तो डेल्टा प्लस केवल अभी 300 के करीब केस पाए गए। लास्ट क्वेश्चन, नंबर 56. हाय, आई एम आशीष फ्रॉम UNI। सर, आप अभी क्या है कि जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन है वो 50% लोगों तक पहुंच चुका है जो कि एलिजिबल हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अब क्या जो ट्रेड एम्बार्गो है वैक्सीन्स पे, तो वो कब तक खुलने की संभावना है और कोई क्या टारगेट है, कोई ऑब्जेक्टिव है आपका कि जब वो अचीव होगा तब उसके बाद उस एम्बार्गो को लिफ्ट किया जाएगा? देखिए, ट्रेड एम्बार्गो नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को सुरक्षित रखने, अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने और अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही काम करता है। तो जो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स है कोविड के प्रति, वो भी इन्हीं बातों से गवर्न होता है। तो इसलिए हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस समय उचित समय होगा वैक्सीन्स को अन्य देशों को देने का। थैंक यू। बिल्कुल, एब्सोल्युटली लास्ट वन, 61. Thank you so much, ma'am. महर फ्रॉम NDTV। तो मैम, मुझे पूछना था वैक्सीनेशन के बारे में। कंग्रेचुलेशंस, इट्स गॉन अप,
बट मैं पूछना चाहती थी कितना सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम यूपी को देखें उनके ग्राफ में बहुत बड़ी पीक्स आती हैं और फिर ट्रॉफ आता है। अगर हम सेंटर्स को भी देखें तो बम्पर वैक्सीनेशन के बाद सेंटर पर ताला लग जाता है। तो प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन अप टू द लेवल ऑफ व्हाट इज़ नीडेड, इज इट सस्टेनेबल एज पर व्हाट इज़ अवेलेबल एट द टाइम, एंड इसके इन लाइट ऑफ दिस is there some plan for booster doses at some point? I think both are totally unrelated questions. Production of vaccine has got nothing to do with booster dose. Booster dose is something that will be governed by scientific evidence, and I think Dr. Paul and Dr. Bhargav would be in a better position to address that part of your question. However, जहाँ तक वैक्सीन के उत्पादन का प्रश्न है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया था, आपने देखा होगा कि हर महीने न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि राज्यों को जो आपूर्ति हुई है वैक्सीन की वो भी बढ़ी है। और क्योंकि आपूर्ति बढ़ी है, उपलब्धता बढ़ी है, इसलिए अधिक संख्या में टीके लगाए जा रहे हैं। आपने यूपी का उदाहरण दिया, यूपी ही क्यों, बिहार का भी उदाहरण देखिए, अन्य राज्यों के भी उदाहरण देखिए। प्रत्येक राज्य ने किसी न किसी दिन एक पीक को छुआ है। उदाहरण के लिए डॉक्टर पॉल ने अभी आपको बताया कि यूपी ने एक दिन 30 लाख वैक्सीनेशन किए, बिहार ने एक दिन 25 लाख वैक्सीनेशन किए, महाराष्ट्र ने एक दिन 10 लाख वैक्सीनेशन किए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर दिन 30 लाख वैक्सीनेशन करेंगे। उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता इतना वैक्सीनेशन करने की है। क्रिकेट के खेल में उदाहरण के लिए क्या आप किसी भी बढ़िया बैट्समैन से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हर मैच में हर दिन सेंचुरी लगाएंगे? नहीं करते। लेकिन आप ये अपेक्षा करते हैं कि उनके खेल में एक कंसिस्टेंसी होगी, यानी वो एक न्यूनतम स्तर से अधिक रन बनाएंगे। हमारी अपेक्षा राज्यों से यही है, और वो अपेक्षा की प्रतिपूर्ति हो इसके लिए हम राज्यों को सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। अब बूस्टर डोज पर सर आप कहना चाहेंगे कुछ? और पहले इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये भी जो सस्टेन कवरेज की बात है उसकी भी बार जो है वो ऊपर आती रही है, आ रही है। ये आपने देखा किसी टाइम पे हम 25 लाख को सस्टेन कर रहे थे, 35 से आए, 55 आए, और अभी आपने सुना कि 59 लाख अगस्त की ओवरऑल एवरेज है और हफ्ते की एवरेज उससे भी ज़्यादा है। तो जो एक तो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एक पार्ट है, वो अपनी जगह है, और साथ साथ जो सस्टेन कवरेज है उसकी भी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ के सामने आई है। दिस शुड गिव अस कॉन्फिडेंस एंड दिस शुड मेक अस फील प्राउड, और आगे हमें ऑप्टिमिज्म देता है कि जो लक्ष्य लेके हम चले हैं वो लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। जहाँ तक बूस्टर डोज का सवाल है, as you know, this is an issue which is even globally and internationally today unsettled. Whether any booster doses should be given at this point in the history of pandemic, the answer is equivocal. And as you know, WHO has no recommendation on any booster dose as of now. From our own side, our scientific group, the National Technical Advisory Group on Immunization, NTAGI, is seized of this issue, the scientific question, और वो सिस्टमेटिकली इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर में रियल लाइफ एक्सपीरियंस में किस तरह का डेटा आ रहा है, और हमारे अपने जो वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर जो उनके फॉलोअप का डेटा है वो किस तरह से चला हुआ है। सो दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन दिस, दैट कमिटी इज़ कीपिंग अ वॉच ऑन दिस, और जो फैसला जिस वक्त फैसला होगा एक साइंस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर आधारित होगा, और उस टाइम पे वो फैसला लिया जाएगा।